नमस्कार साथियों, आज पुनः भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए टॉपिक के साथ हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार एक बड़ा अध्याय समाप्त करने के बाद हमने दूसरे अध्याय पर बात किया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। आज का टॉपिक बहुत छोटा है मौलिक कर्तव्य के रूप में, लेकिन टॉपिक छोटा होने का यह बिल्कुल आशय नहीं है कि यह हमारे संविधान के लिए थोड़ा भी कम महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हमें ध्यान रखना होगा, इस छोटे से अध्याय को भी बड़े गंभीरता से देखना होगा, क्योंकि आज का जो ट्रेंड चला हुआ है एग्ज़ाम का, उसमें मौलिक अधिकार के प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, मौलिक कर्तव्य के प्रश्न भी लगातार आ रहे हैं। तो इसलिए इस छोटे से अध्याय को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, बल्कि मौलिक कर्तव्य को भी हम पुराने अध्यायों की तरह अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आइए मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करते हैं कि ये हमारे संविधान में कहाँ है और कितना महत्वपूर्ण है। मौलिक कर्तव्य जब बात करेंगे तो इसमें सीधे सीधे देखने की दो शब्द हमारे पास, एक शब्द है कर्तव्य, एक शब्द है मौलिक। मौलिक अधिकार मैंने कहा था कि मौलिक जो मूल रूप से हमारा स्वतः का, जो हम स्वतः संज्ञान में लें या स्वतः उसको हम अपने आप से उसको एक्सेप्ट करें मौलिक रूप से। कर्तव्य कि जो हमें यह कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो काम जो हम देश के लिए कुछ करने की जो बात करता है, वो भारत के संविधान ने ये मौलिक कर्तव्य के रूप में हमारे यहाँ उपलब्ध कराई है, जिसकी संख्या जो टोटल वो 11 है। अब इसमें एक प्रश्न बनता है कि क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र था कि नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का जिक्र बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह कब था, यह 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन से 42वें संविधान संशोधन से हमारे संविधान ने इसको एक्सेप्ट किया है, हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया है। एक प्रश्न और साथ बन सकता है कि 42वें संविधान संशोधन में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो आखिर में लिया कहाँ से गया था, या किस समिति के संस्तुति से यह इसमें जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा कि यह मौलिक कर्तव्य की जो धारणा है वो सोवियत संघ, जो वर्तमान में रशिया कहा जाता है, उससे लिया गया है। और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर ही इसको शामिल किया गया था। अब एक प्रश्न यहाँ बन सकता है कि सरदार स्वर्ण सिंह संस्तुति पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, लेकिन हकीकत यह है कि पूरा 42वां संविधान संशोधन ही सरदार स्वर्ण सिंह के ही समिति के अनुशंसा पर किया गया था। तो अब चूँकि मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन का एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए यह भी इसको हम लोग कह सकते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ये हुआ कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से आया, कब आया और किसके समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया। अब आते हैं इसके मौलिक और इसके टोटल एक एक बिंदुओं पर मैं चर्चा करता हूँ। इसमें जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वो महज 10 थी, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन से एक और जोड़ा गया था, और उसको लेकर आज वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 हो चुकी है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि एक 11वां कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, और एक जो पहले शुरुआत में जो 42वें संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था उसकी संख्या कितनी थी, 10 थी। और एक बात और हमें ध्यान रखना होगा कि जो 86वें संविधान संशोधन से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, इस समय एक भारत में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रहे MN वेंकटचलैया, उनके नेतृत्व में, उनके अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, संविधान समीक्षा आयोग करके एक कमीशन बना था। उस कमीशन के अनुशंसा पर यह 11वां जो है मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो एक यहाँ प्रश्न बन सकता है कभी फैक्ट के रूप में कि 11वां मौलिक कर्तव्य
कब जोड़ा गया था या किसके अनुशंसा पे जोड़ा गया था, किस समिति के कहने पे जोड़ा गया था। तो आपके पास दो प्रश्न बने, एक कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, किसके अनुशंसा पे जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य किसके अनुशंसा पे जोड़ा गया या कब जोड़ा गया। इसमें बड़ी बारीक क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार आपको क्या करेगा कि क्वेश्चन को बिल्कुल जो इसके सीरीज हैं, जो सीरियल नंबर है, ये भी पूछ सकता है कि यह मौलिक कर्तव्य किस नंबर के सीरियल में है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप लाइन टू लाइन आपको याद करना होगा, समझना होगा। समझने के लिए कुछ शब्दों को पकड़ेंगे तो कुछ कुछ मौलिक अधिकार एक दूसरे से मैच कर आप समझ लेंगे ऊपर नीचे करके कि नहीं ये मौलिक अधिकार यहाँ पे नहीं यहाँ पर था। तो आप इसको एक श्रृंखला में बांट सकते हैं, 11 तक आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए मैं सीधे आता हूँ मौलिक कर्तव्यों को एक एक पॉइंट्स पर, कौन कौन मौलिक अधिकार, कौन कौन नंबर पर कौन कौन मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में दिया हुआ है। पहला मौलिक कर्तव्य, पहले मौलिक कर्तव्य में ही लिखा हुआ है कि संविधान की पालना करना, संविधान का पालन करना। अब संविधान की पालना कैसे होगा, संविधान की पालना, संविधान की पालना। अब संविधान की पालना कहाँ से हुआ कि संविधान का पालन करना, लेकिन किस चीज़ का, इसमें और जो शब्द लिखे हुए हैं क्या चीज़ है। पहला क्या है, इसके आदर्शों का, इसके संस्थाओं का। मतलब क्या हुआ कि जो संविधान के आदर्श हैं, जो इनकी संस्थाएं हैं, जो इसका राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान है। ध्यान रखिए, गीत नहीं कह रहा हूँ, गान है। इसका मतलब क्या हुआ, जनगण मन अधिनायक जय वाले की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय संस्था, उनकी टोटल संविधान की संस्थाएं और संविधान के आदर्शों का पालन करना संविधान की पालना के अंतर्गत आता है। पहला मौलिक कर्तव्य, ये हमारे नागरिकों को जो मौलिक कर्तव्य दिया गया है, यह संविधान के आदर्शों को मानने की बात करता है, संवैधानिक संस्थाओं को मानने की बात करता है, राष्ट्रीय ध्वज को मानने की बात करता है और राष्ट्रीय गान का सम्मान करने की बात करता है। पहला मौलिक कर्तव्य ध्यान रखिएगा, इसको ये याद रखिएगा कि संविधान की पालना में इन 4 चीज़ों का, सिर्फ 4 चीज़ें ही शामिल की गई हैं। इन 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। मैं आता हूँ सीधे, दूसरा मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है। अभी तक मैंने जो संविधान की पालना की बात किया, उसमें आदर्शों की बात किया। अब दूसरे में क्या है, दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है वो है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का क्या करना है, संजो रखना है, अपने हृदय में संयोजन, उसको सहेजना है। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का हृदय में संयोजना है, इसको हृदय में संजोए रखना है। कि क्या करना है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के हमारे धरोहर हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो हमारे गरिमापल क्षण हैं, उन गरिमामयी क्षणों को हमें आदर्श के रूप में, उस आदर्शों को अपने हृदय में सहेज कर रखना है, संजो के रखना है। यह हमारा मौलिक कर्तव्य का दूसरा मौलिक कर्तव्य जो है यह बात करता है। अब पहला और दूसरे में क्या एक समानता क्या निकल गया कि पहले वाले में क्या था कि संविधान के आदर्श, दूसरे में क्या है, राष्ट्रीय आंदोलनों के आदर्श, राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले आदर्श थे वह। तो आदर्श शब्द से आप 1, 2 को याद कर सकते हैं कि आदर्श शब्द की जो बात है सिर्फ 1 और 2 में दिया गया है। पहले वाले में संविधान के आदर्श की बात है, दूसरे वाले में राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श की बात से हम इसको याद रख सकते हैं। अब आइए तीसरे की बात कर लेते हैं कि तीसरा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है भारत की एकता, एकता और अखंडता, अखंडता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की बात कर रहा है। क्या करना है कि भारत के नागरिकों का एक कर्तव्य है कि वो भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखें। किसी भी प्रकार से ऐसा कोई काम न करें कि भारत की एकता और अखंडता पर किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह लगे या एकता अखंडता खंडित हो। तो ध्यान रखिएगा कि तीसरा
बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, जो भारत की एकता और अखंडता की बात करता है, उसको अछूट रखने की बात करता है, उसको बनाए रखने की बात करता है, उसको सहेजने की बात करता है। तो भारत की एकता और अखंडता को अछूट रखने का काम भी संविधान मौलिक कर्तव्य के रूप में हम सामान्य नागरिकों को प्रदान किया करता है। अब आइए चौथे की बात करते हैं। एक एक करके हमें देखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है, लेकिन उन शब्दों को समझना होगा। कुछ शब्द ऐसे हैं, अभी जब पाँचवें छठवें की बात करूँगा तो थोड़ा सा एक शब्द है जो समझने के स्तर पर भी जरूरी है। चौथा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वह है कि देश की रक्षा करेंगे। हम देश की रक्षा भी करना है, और उतना ही नहीं, आह्वान करने पे या देश के द्वारा बुलाए जाने पर, हम देश को बुलाए जाने पर इसकी सेवा भी करेंगे। दो चीज़ें निकल कर आई, एक क्या है, रक्षा करना, और दूसरा सेवा करना। सेवा कब करेंगे, जब देश हमें बुलाएगा, देश हमें पुकारेगा, देश हमारे अपनी सेवा देने के लिए हमें हमारा आह्वान करेगा। जब आह्वान करेगा तब हम तैयार रहेंगे रक्षा करने के साथ साथ सेवा करने के लिए भी। यह हमारे मौलिक कर्तव्य का चौथा पार्ट है। पांचवा और छठवां थोड़ा सा शब्द के स्तर पर हम समझ लेते हैं। पांचवा जो है, जो पांचवा मौलिक कर्तव्य है वह है समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। कैसे करना है? समरसता क्या होता है? समरसता और भ्रातृत्व क्या होगा? अब इसमें देखिए समरसता क्या है। समरसता का मतलब हुआ कि समान रूप से, और भ्रातृत्व और भाईचारा, मतलब कि ब्रदरहुड, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ब्रदरहुड कहते हैं भ्रातृत्व को। और इसको देखिए ध्यान रखना होगा आपको कि प्रस्तावना में यही भ्रातृत्व जो शब्द है वहाँ पर भाईचारा शब्द यूज किया गया है। इसका मतलब ये भाईचारा और भ्रातृत्व जो शब्द है दोनों समान अर्थ के हैं। और समरसता जो कभी भी किसी के साथ विरोध की संस्कृति नहीं है। समरसता एक समान भावना, एक समान दृष्टिकोण और भाईचारा की भावना का विकास करना भी हमारा कर्तव्य है। संविधान पांचवें मौलिक कर्तव्य के रूप में यह दे रखा है। एक और इसके साथ ही छठा का मैं जिक्र करता हूँ। छठा जो है वह है सामाजिक संस्कृति की बात करता है। सामाजिक संस्कृति। अब ये सामाजिक संस्कृति क्या होता है? सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को के महत्व को समझने की बात करता है। अब सामाजिक संस्कृति का मतलब क्या हुआ? कंपोजिट कल्चर, मतलब कि चूँकि भारत में आप देखे होंगे कि भारत की संस्कृति को कहा जाता है गंगा यमुना तहजीब की संस्कृति, जहाँ पर सभी एक दूसरे की संस्कृतियाँ मिल जाती हैं। कोई किसी संस्कृति को नष्ट करने की बात नहीं करता है, कोई किसी संस्कृति को तोड़ने की बात नहीं करता है। यह संस्कृति जो है सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट संस्कृति। जैसे आप देखिए कि हमारे क्या होता है, एक कहावत है कि अतिथि देवो भव। किसी भी देश का, हमारे यहाँ जो दुश्मन भी आए उनको भी अतिथि मानकर हमने स्थान दिया। उनकी संस्कृतियों से विरोध होने की जो अगर कहीं संस्कृतियों में विरोध की बात थी उसको भी हमने एक्सेप्ट किया कि नहीं, हमें विरोध करना ही नहीं है। एक क्या करना है, कंपोजिट संस्कृति की बात करना है, मिला जुला जोड़ने की संस्कृति की बात करना है। वह है सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा हमारा इतिहास का रहा है उसको संयोगे रखना, उसके भावना का विकास करना। यह जो हमारा छठा मौलिक कर्तव्य के रूप में संविधान ने दे रखा है। तो यहाँ पे समरसता और सामाजिक ध्यान रखिएगा। तो पांचवा और छठा हमको इससे ध्यान में इसको याद कर सकते हैं कि समरसता की जब बात आएगी तो पांचवा होगा, सामाजिक की बात आएगी तो छठा होगा। अब बात करते हैं सातवें मौलिक कर्तव्य की कि सातवें मौलिक कर्तव्य में क्या दिया गया है। सातवां मौलिक कर्तव्य जो है या नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमने पिछले क्लास में किया था उससे भी रिलेटेड है। क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या चीजें हैं? वन, झील, वन्यजीव आदि। वन्यजीव, नदी, झील, इसमें नदी भी कर लीजिए, नदी, झील, वन्यजीव, इन सभी का संवर्धन करना है। इनके प्रति
कोई भेदभाव नहीं करना, संवर्धन करना है, और प्राणी जो इनमें जो भी जैसे जो प्राणी मात्र हैं उनके प्रति दया का भाव रखना है, दया का भाव रखना है। याद करिए अनुच्छेद 38 में जब हम उसकी बात कर 48 में जब हम बात कर रहे थे, अनुच्छेद 48 में राज्य के नीति निषेधक तत्वों के तहत उसमें भी प्राकृतिक पर्यावरण की देखभाल की बात की गई थी। राज्य का कर्तव्य था, यहाँ व्यक्तियों का कर्तव्य है। वही राज्य का कर्तव्य व्यक्तियों के कर्तव्य में भी प्राकृतिक पर्यावरण के रूप में आता है, जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखने की बात संविधान करता है 7वें मौलिक कर्तव्य के रूप में। 8वां बड़ा इंटरेस्टिंग है। 8वां इसलिए इंटरेस्टिंग है कि 8वां की अगर कहानी शुरू करेंगे तो बहुत एक लंबी कहानी आ सकती है हम लोग के बीच में, और ये जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ तो इस 8वें पर काफ़ी लंबा चर्चा होता है, क्योंकि 8वां का जो लिंक है इतिहास के साथ जोड़ के देखा जाता है। यहाँ पे चूँकि सीधे टू द पॉइंट में बात कर रहा हूँ तो उस ऐतिहासिक चीज़ों को जोड़ने से बचूंगा। क्यों? 8वां कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार और ज्ञानार्जन, 4 शब्द दिया हुआ है, समझना होगा। इसकी भावना का विकास करना। अब देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या हुआ? साइंटिफिक टेम्पर। कैसे? कि हमारे दिमाग में जो हम अगर परंपराओं में अगर भारत के इतिहास की कुछ बातों को उठाकर देखा जाए तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ रूढ़ियाँ बहुत थी, दकियानुसी सोच बहुत था। किसी को गांव में जब सांप काटता था तो दवा के लिए नहीं भागते थे, वो झाड़ फूक के लिए भागते थे। किसी व्यक्ति को कोई मानसिक बीमारी होता था तो दवा नहीं लेते थे, वो जादू टोना करने वाले सोखा बाबा के पास, ओझा बाबा के पास जाते थे। क्यों जाते थे? कि वो झाड़ फूक करके इसको ठीक कर देगा। मतलब कि उनके पास जो सोच थी वो क्या थी? परंपरावादी, ट्रेडिशनल, रूढ़िवादी, दकियानुसी सोच थी। वह संविधान कह रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों को किनारे करो कि हमारे देश के विकास में बाधक हैं। वैज्ञानिक सोच करो। वैज्ञानिक सोच किस तरह करो? आप तर्क करो, तर्कशील बनो, ठीक है? तर्क करो, तर्क के बाद उसका एक निष्कर्ष, तथ्यों के साथ बात करो, तथ्यों पर जोर दो, तर्क और तथ्यों के हिसाब से निष्कर्ष निकालो। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है। दूसरा चीज़ है मानववाद। आप एक व्यक्ति के बारे में एक अच्छा कर्म, एक अच्छी बात सोचिए, ह्यूमनिज्म के बारे में सोचिए, किसी एक दूसरे के खिलाफ मत जाइए, उनके प्रति कम से कम भेदभाव या द्वेष मत रखिए। मानववाद, सुधार, हमेशा अपने अंदर एक सुधारवादी। अगर आप गलती करते हैं तो उन गलतियों को एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए, कुछ नया करने का प्रयास करिए, सुधार की गुंजाइश अपने अंदर हमेशा रखिए। ज्ञानार्जन, आप ज्ञान के पीछे सदैव भागिए, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास हमेशा करिए। यह 8वां मूल कर्तव्य के रूप में एक बहुत बड़ी बात हमारे संविधान में, इसको 42वें संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ने वालों ने सोचा होगा। क्योंकि ये बातें चूँकि रसिया से ली गई हैं, तो जब लिया गया होगा तो इन शब्दों को लाने से पहले कितना अच्छा से उन्होंने तर्क किया होगा कि भारत के विकास में इन बातों का कितना बड़ा योगदान है। यह हमारे मौलिक कर्तव्य के रास्ते से व्यक्तियों तक पहुंचा है, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं हम इसके 9वें वाले मौलिक कर्तव्य पर, कि इसमें 9वें वाले मौलिक कर्तव्य में कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, सुरक्षित रखना है उसको। 9वां क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा या सुरक्षा करना है। सार्वजनिक संपत्ति क्या होता है? वो संपत्ति जो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, जिस पर राज्य का स्वामित्व होता है। राज्य के स्वामित्व के उन सारे संपत्तियों पर संपत्ति की रक्षा करना व्यक्तियों के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। बड़ा जोक बनता है इस पर। कई बार आप जब ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो आप देखेंगे कई जगह पंखे गायब हैं ट्रेन में से, तो कुछ विवेकशील व्यक्तियों ने उसको पंखे को खोल कर अपने घर ले गए होते हैं और लिखे रहते हैं कि ये सार्वजनिक संपत्ति में अपने हिस्से के अपने घर ले जा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, उसकी रक्षा करने की बात कर रहा है मौलिक कर्तव्य, उनको घर ले जाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो कभी ऐसा
चांस मिले तो ये काम बिल्कुल मत करिए घर ले जाइएगा, बल्कि इसकी रक्षा करना है। जो जहाँ पर है यथा स्थिति में उसको वहीं बनाए रखिए, ये इसकी रक्षा का संदर्भ है। 9वां है, 10वां जो है हमारा, तो 10वां हमारा मौलिक कर्तव्य है वह है व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की भावना का विकास करना। या देखिए 10वां क्या है, व्यक्तिगत या सामूहिक उत्कर्ष। क्या मतलब इसका हुआ कि व्यक्ति अकेले या व्यक्ति समूह में उत्कर्ष की बात करे, उत्कर्ष हमेशा आगे बढ़ने की सोचे, आगे बढ़ने का काम करे। यह 10वां मौलिक कर्तव्य के रूप में। ऐसा नहीं कि अकेले व्यक्ति भी अगर आगे बढ़ता है तो भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, और वो साथ में लोगों को लेकर आगे बढ़ रहा है तो भी वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। सेंस सिर्फ इतना ही है कि हमेशा आप आगे बढ़ने के लिए सोचें, हमेशा आप शिरोबिंदु पर बढ़ने के लिए सोचें, कभी आप पीछे मुड़ कर न देखें, बल्कि हमेशा आगे बढ़ने को तत्पर करता है यह 10वां मौलिक कर्तव्य। आते हैं इसके अंतिम मौलिक कर्तव्य पर। इसकी चर्चा मैंने पहले कर दिया है, इसके जो इतिहास था मैंने बताया है कि आखिर में 11वां कैसे जोड़ा गया था, किस लिए जोड़ा गया था। मैंने अभी जिक्र किया कि उस समय एम.एन. वेंकटचलैया साहब चीफ जस्टिस से रिटायर्ड हुए थे। उनके निर्देशन में, उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बना था। उस कमीशन का नाम था संविधान समीक्षा कमीशन या संविधान समीक्षा आयोग। उस आयोग की संस्तुति पर यह 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया। और उसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता का यह कर्तव्य, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कर्तव्य बच्चों का नहीं है, माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। और याद रखिए आपको कि यह 86वें संविधान संशोधन से ही यह क्या हुआ था, मौलिक कर्तव्य का मौलिक अधिकार के रूप में 21 का में जोड़ा गया। 21 का में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और इसमें कर्तव्य किसको दिया गया, चूँकि मौलिक अधिकार बच्चों का था इसलिए कर्तव्य किसको दिया गया, उन 6 से 14 साल के बच्चों के माता पिता का कर्तव्य है कि उन दौरान उस बच्चे को वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें, या शिक्षा दिलवाने का जो भी माँ बाप का कर्तव्य होता है, दायित्व होता है, उसका वह निर्वहन करें, उसको वह पूरा करें। यह पूरे 11वां मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य जो हमारा है वह इसकी बात करता है। इस तरह आप देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य का अध्याय बहुत छोटा है, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये किसी भी मायने में मौलिक अधिकार के अध्याय से कम नहीं माना जा सकता। इसको किसी भी मायने में, चाहे इसके इम्पोर्टेंस में, प्रश्न कई बार विद्यार्थी जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे पूछते हैं कि सर कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में क्या डिफरेंस है, दोनों से क्या संबंध है। तो वही बात है कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व जो हैं सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं। किसी को हम सेपरेट कर कर नहीं देख सकते, किसी को हम अलग नहीं रख सकते। क्यों नहीं अलग रख सकते, क्योंकि अब जो न्यायिक निर्णय जब आने लगे न्यायपालिकाओं से, तो न्यायपालिकाओं ने क्या किया कि एक दूसरे के उपबंधों को लिंक करना शुरू किया। उसने क्या किया, आपको याद होगा कि मिनर्वा मिल्स के केस में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत और मौलिक अधिकार को बड़ा छोटा करने की जो लड़ाई है उसको ख़त्म करिए। क्यों, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से एक सिक्के के दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि किसी को बड़ा छोटा हम नहीं कर सकते हैं। समय के साथ में कभी मौलिक अधिकार बड़ा हो जाता है, कभी नीति निर्देशक तत्व बड़े हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसी तरह मौलिक कर्तव्य को हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यह वाद योग्य नहीं है। इसको मौलिक कर्तव्य की पालन नहीं करने पर कोई न्यायपालिका में नहीं जा सकता है, कोई आपको सजा नहीं हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हर मौलिक कर्तव्य के साथ कोई न कोई लीगल एक्शन जुड़ा हुआ है, ऐसे कानून बने हुए हैं। अगर आप मान लीजिए कि पहले, मगर मैं मौलिक कर्तव्य की बात करूं कि अगर आप संविधान की पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर केस हो सकता है। अब ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं न्यायपालिका में गए मौलिक अधिकार की तरह रीट जारी करेगी, नहीं, आपके ऊपर केस हो सकता है। आप अगर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा नहीं करते हैं आपके ऊपर केस हो सकता है। आप किसी
अपने सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके ऊपर केस हो सकता है। तो ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं यह लीगल एक्शन में तो आता है, लेकिन अगर एक को डायरेक्ट अगर आप मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करने पर न्यायपालिका आपको सजा दे सकती है, तो ऐसा प्रावधान हमारे संविधान ने कहीं भी नहीं किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यह अध्याय मौलिक कर्तव्य का छोटा तो था, लेकिन छोटा होने के साथ बड़ा गंभीर विषय था। अक्सर इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह अध्याय इग्नोर करने लायक नहीं है। मौलिक कर्तव्य को आपको ध्यान से देखना होगा, समझना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीडियो आपको पसंद आती है अगर, तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करेंगे तो आपका भला यह होगा कि जैसे वीडियो में जैसे डालूंगा वैसे यह आपको आप तक पहुंच जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक नया वीडियो आपके पास आया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।